हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणित के वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज अपन हल करवाएंगे बीकानेर डिवीजन के जो परिचालन विभाग में शंटिंग मास्टर लेवल 4 की जो वैकेंसी है उसके लिए एक डिपार्टमेंटली पेपर हुआ था 8 जनवरी 2022 को। ठीक है, उसका पेपर अपन हल करवा रहे हैं। इससे पहले मैंने 12 फरवरी 2022 को जो शंटिंग मास्टर का पेपर हल हुआ था उसके पूरा पेपर हल करवाया है। उसके 3 वीडियो बनाए हैं, उन 3 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, और अब पेपर हल करवा रहे हैं अपन 8 जनवरी 2022 का। देखो, पहले भी मैं बता चुका हूं कि विभागीय जो परीक्षाएं होती हैं गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और शंटिंग मास्टर की, उसमें 110 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से 100% हमको हल करने होते हैं। ध्यान रहे, प्रथम 100% जांच होते हैं। पहले 100% जो भी आपके द्वारा हल किए गए वो जांच होते हैं, बाकी के 10% जांच नहीं होते हैं। यदि आपने पूरे 110 हल कर दिए तो शुरू के 100% ही जांच होंगे, बीच में यदि 10% छोड़ दिए तो बाकी जो किए हुए 100% आपके जांच होंगे। अब देखो इसके प्रश्न, देखो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना कब हुई? उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुई? NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की स्थापना कब हुई? देखो, इसका उत्तर रहेगा ए, 1 अक्टूबर 2002 को। 1 अक्टूबर 2002 को। एक चीज मैं आपको पेपर हल करने से पहले बता दूं कि जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें घिसे पिटे सवाल, यही प्रकार के सवाल आते रहते हैं। एक पेपर के दूसरे पेपर में, दूसरे पेपर के तीसरे पेपर में सवाल आते रहते हैं। तो हमको, यदि हम पेपर हल कर लेते हैं, देखो पहले एक पेपर हुआ था स्टेशन मास्टर का 31 जुलाई 2021 को। मैं कन्फर्म बता रहा हूं कि उसके 80% सवाल इस शंटिंग मास्टर के पेपर में आए थे। 31 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था स्टेशन मास्टर का, उसके 80% सवाल इन पेपरों में आए हुए हैं। तो देखो, आप इन पेपरों को भी हल कर लोगे तो मेरी गारंटी है 60% 70% सवाल इनमें से मिलेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर रहेगा 1 अक्टूबर 2002 को। ध्यान रहे, 1 अक्टूबर 2002 को जयपुर और अजमेर उत्तर पश्चिमी रेलवे से लिए गए थे। इसमें NWR में 4 डिवीजन है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। जयपुर और अजमेर तो वेस्टर्न रेलवे से लिए गए थे WR से, और बीकानेर और जोधपुर NR से लिए गए थे उत्तर रेलवे से। और चारों डिवीजनों को मिलाकर के उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना की थी 1 अक्टूबर 2002 को। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? GM कौन है? और ध्यान रहे, वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे के GM है विजय शर्मा। ए उत्तर सही रहेगा इसका, दूसरे का ए सही रहेगा, विजय शर्मा। मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूं कि 1984 के बैच के 1984 के बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के जो विजय शर्मा हैं, उनको, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। जब वो प्रशासनिक अधिकारी थे, परियोजना अधिकारी थे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। ये जब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, तब उन्होंने क्या बनाया था? एक सबसे ऊंचा पुल, विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाने वाले व्यक्ति थे। उनको यहाँ प्रशासनिक अधिकारी से NWR में GM के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, PCOM का फुल फॉर्म। PCOM का फुल फॉर्म रहेगा प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, इसका मतलब बी सही रहेगा। और ध्यान रहे, हिंदी में इसका अर्थ होता है PCOM का प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक। प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु साधारणतया कितने महीने का नोटिस आवश्यक है? यदि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, VRS ले रहे हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हो, उसको नॉर्मल भाषा में VRS कहते हैं। इसका नोटिस होता है 3 महीने के लिए। चौथे सवाल में, चौथे प्रश्न में डी सही रहेगा, 3 महीने के लिए। 5वां प्रश्न रहेगा, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे SECR का मुख्यालय कहाँ है? 5वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, बिलासपुर। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा, बिलासपुर। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बता देता हूं आपको कि अपना जो मुख्यालय है उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर रहेगा, जयपुर है। उत्तर रेलवे का दिल्ली है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है, मध्य रेलवे का मुंबई है, और पश्चिमी रेलवे का भी मुंबई है, और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है। कुछ मैंने बता दिए, ठीक है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर रहेगा। हुबली है, मैं ये बता देता हूं, हुबली कहां का है? दक्षिणी पश्चिम रेलवे का। हुबली कहां का है? दक्षिणी पश्चिम रेलवे का। जबलपुर, जबलपुर पश्चिमी मध्य रेलवे का, जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का। और जयपुर NWR का, उत्तर पश्चिम रेलवे का। प्रश्न संख्या 6 रहेगा,
ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है, ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड ये लगभग हर परीक्षा में आता है, हर परीक्षा में आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैग। ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है, ध्यान रहे, ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन पर होता है, ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन पर होता है, केवल सिंगल लाइन पर ब्लॉक बैग होता है, केवल सिंगल लाइन पर। ब्लॉक बैग तो दोनों में होता है, सिंगल व डबल किसी भी लाइन पर, ब्लॉक बैग दोनों में होता है, डबल लाइन पर होता है ब्लॉक फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए इसका बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न रहेगा। अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अब तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 7वां प्रश्न रहेगा, FOIS, फोयस, FOIS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? फोयस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ध्यान रहे, इसकी फुल फॉर्म रहेगी फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए 7वें में सी सही रहेगा। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, 7वें में सी सही रहेगा। ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, काफी फुल फॉर्म आती हैं। देखो इसमें फोयस की है, और ये कोयस की है, एक ये ओडीसी की है, और भी काफी है। COIS की फुल फॉर्म क्या है? COIS की फुल फॉर्म क्या है? इसमें रहेगा ए सही रहेगा, कोचिंग इन ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। COIS की फुल फॉर्म रहेगी कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। 9वां पर सवाल देखेंगे। 9वां प्रश्न है, शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा कथन है इसमें? मैं आपको पहले शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर के बारे में बता देता हूं। देखो, ये एक ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा उपकरण है, इसमें उपकरण है, ये सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल नहीं है, इसलिए बी सही रहेगा, ये गलत है। देखो, ये एक ऐसा उपकरण है जो शंटिंग परमिट इंडिकेटर जब ऑफ स्थिति में होता है, ये जब ऑफ स्थिति में होता है तो सफेद छोटी बत्ती जलती है इसमें। शंटिंग परमिट इंडिकेटर जो ऑफ स्थिति में होता है तो एक सफेद छोटी बत्ती जलती है, और ऑन स्थिति में इसमें कुछ भी नहीं जलता है। शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर में ऑफ स्थिति में कुछ भी नहीं जलता है, ठीक, ऑन स्थिति में कुछ भी नहीं जलेगा और ऑफ स्थिति में सफेद छोटी बत्ती जलेगी। ठीक है, सवाल नंबर 10वां देखेंगे। ओडीसी का फुल फॉर्म, ओडीसी लगभग सब सवालों, सब पेपरों में आती है। ओडीसी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, बी सही रहेगा। 10वें में बी सही रहेगा, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। अब मैं इसको क्लियर करवा देता हूं। कंसाइनमेंट का मतलब समझता है, होता है प्रेषण, यानी सामान जो भी है, कंसाइनमेंट जो भी सामान है उसको प्रेषण कहेंगे शुद्ध हिंदी में। देखो, मैं ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट के बारे में बता देता हूं आपको कि कोई भी कंसाइनमेंट प्रेषण या सामान है वो वैगन पर लादने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन के बीच पूरे जो रूट पर किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मूवमेंट स्टैंडर्ड डायमेंशन, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम मूविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन करता है। यानी कि जो सामान भर के ले जाते हैं उसका अधिकतम चौड़ाई लंबाई होती है, उसका यदि वो उल्लंघन करता है तो ऐसे कंसाइनमेंट को ओडीसी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहते हैं। ध्यान रहे, जिस वैगन में ये कंसाइनमेंट लादा जाता है उसे ओडीसी वैगन कहते हैं, जिसके अंदर इसको लादा जाता है उसको ओडीसी वैगन कहेंगे। ठीक है, अब ओडीसी कितने प्रकार की होती है ये भी मैं क्लियर करवा देता हूं। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ओडीसी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से ए, बी और सी, ए, बी और सी। एक और क्लियर और देता हूं, ए क्लास जो ओडीसी होती है उसकी स्पीड सेक्शनल स्पीड होती है। उसकी स्पीड कितनी होती है? सेक्शनल स्पीड होती है, जितनी सेक्शन में चलती है उतनी स्पीड होती है। सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्न में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है? ब्लॉक स्टेशन कौन सा नहीं है? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास या डी के क्लास? कौन सा स्टेशन ब्लॉक स्टेशन नहीं कहलाएगा? ध्यान रहे, डी सही रहेगा इसमें, डी सही रहे। डी के क्लास जो स्टेशन होता है वो ब्लॉक स्टेशन नहीं होता है। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों ब्लॉक स्टेशन होते हैं। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों ब्लॉक स्टेशन होते हैं, केवल डी के क्लास एक ब्लॉक स्टेशन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे एनडब्ल्यूआर के साथ उत्तर रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट, उत्तर रेलवे का भीलड़ी, पता है भीलड़ी कहां है? भीलड़ी गुजरात में है और बनासकांठा जिले में है। भीलड़ी गुजरात के बनासकांठा जिले में है और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है। तो उत्तर रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट नहीं हुआ। पालनपुर भी बनासकांठा जिले में ही है और गुजरात में है और ये भी वेस्टर्न रेलवे में आता है, तो ये भी उत्तर रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट नहीं हुआ। सवाई माधोपुर राजस्थान का एक जिला है,
लेकिन ये WCR में आता है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आता है, इसलिए ये भी उत्तर रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट नहीं है। और रोहतक हमारे बीकानेर का है, और बीकानेर और इसका उत्तर रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है, रोहतक हरियाणा में है। ठीक है, इसलिए 12वें प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ डी, रोहतक। 13वां प्रश्न देखेंगे, संटिंग लिमिट बोर्ड होता है, संटिंग लिमिट बोर्ड होता है। अब संटिंग लिमिट बोर्ड का मैं क्लियर करवा देता हूं आपको कि जो संटिंग लिमिट बोर्ड होता है वो एक तो आयताकार होता है, ए सही रहेगा। 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा ए, ये आयताकार रहेगा। अब मैं बता दूं आयताकार कौन कौन से बोर्ड, आयताकार कौन से ऐसे प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, ये भी मैं क्लियर करवाता हूं आपको। देखो संटिंग लिमिट बोर्ड कैसा आकार का होता है, ऐसे प्रश्न कैसे आएंगे। एक तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होता है, संटिंग लिमिट बोर्ड के जैसा ही होता है। एक ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, वो भी आयताकार होता है। एक होता है पैसेंजर साइटिंग या वार्निंग बोर्ड, वो भी आयताकार होता है। एक होता है गुड्स साइटिंग या वार्निंग बोर्ड, वो भी आयताकार होता है। ठीक है, मैंने 4 नाम बोले हैं, संटिंग लिमिट बोर्ड, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, पैसेंजर साइटिंग या वार्निंग बोर्ड, गुड्स साइटिंग या वार्निंग बोर्ड, सारे के सारे आयताकार होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। अब ये कैसा होता है, संटिंग लिमिट बोर्ड कैसा होता है, देखो ये स्टेशन की तरफ पीले रंग का तथा उस पर काले रंग से क्रॉस का निशान, आयताकार होगा, पीले रंग का होगा, काले रंग से उस पर क्रॉस का निशान होगा। नीचे की तरफ काले रंग से संटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। इसके नीचे क्या लिखा रहता है, नीचे की तरफ काले रंग से संटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। रात में इसमें एक सफेद बत्ती दोनों ओर दिखाई देती हुई जलती है। संटिंग लिमिट बोर्ड में रात में समय, संटिंग लिमिट बोर्ड में रात के समय एक सफेद बत्ती दोनों ओर दिखाई देती हुई जलती है। ध्यान रहे, इस बोर्ड को सिग्नल लाइन के उन बी क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगे होते हैं। सिंगल लाइन के उन बी क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है जहां एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगे होते हैं और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में संटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करनी हो। ऐसे स्टेशन, ऐसे बी क्लास स्टेशन, सिंगल लाइन के ऐसे बी क्लास स्टेशन जहां एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगे होते हैं और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में हमको यदि संटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करनी हो तो ऐसे स्टेशनों पर ये सिग्नल संटिंग लिमिट बोर्ड लगाए जाते हैं। ये स्टेशन सेक्शन की सीमा निर्धारित करते हैं। संटिंग लिमिट बोर्ड क्या करते हैं, स्टेशन सेक्शन की सीमा निर्धारित करते हैं। संटिंग लिमिट बोर्ड है वो स्टेशन सेक्शन की सीमा निर्धारित करते हैं। 14वां सवाल देखेंगे, टेल बोर्ड किस रंग का होता है, टेल बोर्ड लाल रंग का होता है। टेल बोर्ड सब जानते हैं, टेल लैंप, टेल बोर्ड लाल रंग का होता है। टेल बोर्ड क्या होता है, लाल रंग का होता है। मैं एक चीज क्लियर करवा दूं आपको कि मान लो आपकी गाड़ी जा रही है, उसमें टेल बोर्ड नहीं है, आपके पास टेल बोर्ड नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं दिन के समय, या आप बुझा हुआ टेल लैंप भी लगा सकते हैं या कोई लाल कपड़े का, लाल झंडी का यूज भी कर सकते हैं। जब आपके पास टेल बोर्ड नहीं है तो आप बुझा हुआ टेल लैंप लगा सकते हैं या किसी लाल झंडी का प्रयोग कर सकते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षण भत्ता सामान्यतः कितने बच्चों पर देय है, नॉर्मली 2 बच्चों पर देय है। शिक्षण भत्ता नॉर्मली 2 बच्चों को देय है। शिक्षण भत्ता एजुकेशन अलाउंस सामान्यतः 2 बच्चों को देय है। 16वां प्रश्न देखेंगे, HRMS का फुल फॉर्म क्या है, HRMS का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन, बी सही रहेगा इसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। 7वां प्रश्न देखेंगे, यातायात सुविधा ट्रैफिक फैसिलिटी कार्य किस प्लान हेड के तहत किए जाते हैं। ध्यान रहे, ये फैसिलिटी है, ये सुविधा, ये प्लान हेड होते हैं, ये हेडक्वार्टर से होते हैं, इसमें अपना कोई वर्चस्व नहीं रहता है। यानी कि 70वें प्रश्न का उत्तर रहेगा ए, PH16, यातायात सुविधा ट्रैफिक फैसिलिटी PH16 हेड के तहत दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18वां देखेंगे, पिंक बुक किस स्तर पर तैयार की जाती है, पिंक बुक किस स्तर पर तैयार की जाती है, पिंक बुक की जाती है, डी सही रहेगा इसमें, रेलवे बोर्ड से। पिंक बुक किस स्तर पर तैयार की जाएगी, रेलवे बोर्ड के स्तर पर। ध्यान रहे, रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, स्टॉक आदि सहित सभी रेलवे विकास परियोजनाओं को जो संकलन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, स्टॉक आदि सहित रेलवे विकास परियोजनाओं का जो संकलन होता है वो पिंक बुक में दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। रेलवे बोर्ड के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, स्टॉक आदि सहित सभी रेलवे विकास परियोजनाओं का संकलन पिंक बुक में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 19वां,
19वां प्रश्न है क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। 19वें सवाल का बी सही रहेगा। क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी कई पेपर हल करवाऊंगा, और पिछले 12 फरवरी 2022 को जो संटिंग मास्टर का बीकानेर डिवीजन का जो पेपर हुआ था उसको मैंने पिछले वीडियो में हल करवा रखा है, और वो 3 वीडियो हैं, उनके लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वो भी आप देख लेना। क्वेश्चन ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो T409 जो क्वेश्चन ऑर्डर होता है, फ्रेश क्वेश्चन ऑर्डर। एक दूसरा होता है TA409 जो नील का क्वेश्चन ऑर्डर होता है। एक होता है TB409 जो होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, ध्यान रहे, T409 की 3 प्रतियों में बनाया जाता है, TA409 भी 3 प्रतियों में बनाया जाता है, और TB409 केवल 2 प्रतियों में बनाया जाता है, जो एक तो ड्राइवर को दे दी जाती है, लोको पायलट को, और एक रिकॉर्ड में रख ली जाती है। 20वां प्रश्न देखेंगे, रनिंग भत्ता किसको दे है? रनिंग कर्मचारियों को रनिंग भत्ता दे है। रनिंग भत्ता एएलपी लोको पायलट रनिंग कर्मचारी है। एएलपी ये भी असिस्टेंट लोको पायलट रेल कर्मचारी है, वो रनिंग कर्मचारी है। गार्ड भी रनिंग कर्मचारी है, इसलिए रनिंग भत्ता तीनों को ही दे है। उक्त सभी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड को, तीनों को रनिंग भत्ता दे है। प्रश्न संख्या देखेंगे 21वां। प्रश्न संख्या 21वां देखेंगे, बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कौन सा फार्म दिया जाता है? बिना सिग्नल वाली गाड़ी लेने के लिए कौन सा फार्म दिया जाएगा? पहले तो इसमें दे रखा है, वो समझा देता हूं। T509, ध्यान रहे, T509 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए दिया जाता है। एक क्लियर करवा देता हूं, पैनल पर ऐसा कौन सा सिग्नल होता है जो अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी ले सकते हैं? वो होता है कॉलिंग ऑन। पैनल पर कॉलिंग ऑन एक ऐसा सिग्नल होता है जो अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए यूज होता है, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्रयोग में होता है। यदि आपका कॉलिंग ऑन खराब है तो आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे? T509। ठीक है, T510 यूज करेंगे बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए। जिस लाइन पर सिग्नल नहीं है उस पर गाड़ी लेने के लिए आपको T510 यूज करना पड़ेगा, इसलिए 21वें प्रश्न का उत्तर रहेगा T510 बी सही रहेगा। T409 क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा, सतर्कता आदेश रहेगा। T410 और T410 मेरे हिसाब से कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं है जो T410 से रहेगा। ठीक है, अब एक और बता देता हूं आपको, एक T511 और होता है, 509 10, एक T511 और होता है, और T511 होता है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने के लिए। T511 किसके लिए यूज होता है? बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने के लिए T511 दिया जाता है। दूसरा रहेगा T512 और होता है, T512 होता है कॉमन स्टार्टर के लिए। कॉमन स्टार्टर के लिए कौन सी ऑथोरिटी देंगे? T512 देंगे। 21वें प्रश्न का हल हो गया शायद T510। 22वें प्रश्न है, जो सवाल 22 है, वो है नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम कब लागू की गई थी? न्यू पेंशन स्कीम कब लागू की गई थी? न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी 1 जनवरी 2004 को। न्यू पेंशन सिस्टम कब लागू किया था? 1 जनवरी 2004 को। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया गया था। 23वां प्रश्न देखेंगे, गाड़ी विभाजित होने पर इंजन विसिल कॉर्ड का संकेत क्या होगा? गाड़ी यदि विभाजित हो गई तो इंजन विसिल कॉर्ड कौन सा देगा? देखो, गाड़ी विभाजित हो गई तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ए में क्या है। ए में छोटी छोटी सीटी है, 2 छोटी सीटी, 0 को छोटी कहेंगे और ये डैश डैश को बड़ी सीटी कहेंगे। यदि ड्राइवर छोटी 2 सीटी दे रहा है तो वो गार्ड से संकेत मांगता है। 2 छोटी सीटी देने का मतलब है गार्ड से संकेत मांगने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि गार्ड द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया गया है और आदान प्रदान करें, इसके लिए भी ड्राइवर 2 छोटी सीटी देता है। दूसरा, यदि स्टेशन स्टाफ के द्वारा संकेत का यानी सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया गया, यदि ड्राइवर को गार्ड या स्टेशन स्टाफ द्वारा सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया गया तो वो 2 छोटी सीटी मारेगा। ठीक है, बी में 2 बड़ी दे रखी हैं, 2 बड़ी सीटी रहेंगी पेंटोग्राफ उठाने के लिए। किसके लिए? पेंटोग्राफ उठाने के लिए। यदि दूसरे जो इंजन है उसको पेंटोग्राफ उठाने के लिए 2 बड़ी सीटी मारेगा, और दूसरे इंजन द्वारा पावती इसकी मिलनी चाहिए, वो भी 2 बड़ी सीटी मार करके इसकी पावती देगा। ठीक है,
सी रहेगा बड़ी छोटी, यानी गाड़ी विभाजित होने पर बड़ी छोटी सीटी मारेगा। ध्यान रहे, बड़ी छोटी सी में गाड़ी विभाजित होने पर विसिल कॉर्ड रहेगा बड़ी छोटी। इसका उत्तर 23वें का कौन सा रहेगा? सी रहेगा। 23वें का उत्तर कौन सा रहेगा? सी रहेगा। 24वें प्रश्न का देखोगे, शंटिंग के दौरान अधिकतम गति क्या रहेगी? सीधा सा है, शंटिंग के प्रत्येक पेपर में सवाल आते हैं शंटिंग के। और शंटिंग की नॉर्मल गति रहेगी 15 kmph की। शंटिंग की नॉर्मल गति क्या रहेगी? 15 kmph की। और इसके नीचे ही इसका शंटिंग के दूसरा प्रश्न दे रखा है कि विस्फोटक ज्वलनशील माल लदे डिब्बों की शंटिंग के दौरान अधिकतम गति क्या रहेगी? विस्फोटक ज्वलनशील माल लदे डिब्बों की शंटिंग के दौरान गति क्या रहेगी अधिकतम? ध्यान रहे, 8 kmph। इसका उत्तर रहेगा सी। और 8 kmph गति एक दूसरी जगह भी रहती है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। यदि आपके कांटे खराब हैं तो उनसे गाड़ी गुजारने के लिए 8 kmph की गति होगी। खराब कांटों से गाड़ी गुजरते समय 8 kmph की गति रहेगी। ठीक है। शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 kmph। विस्फोटक ज्वलनशील माल लदे हुए डिब्बों की शंटिंग के दौरान अधिकतम गति रहेगी 8 kmph। अब देखो, 24वां और 25वां प्रश्न क्लियर हो गया। 26वां प्रश्न देखेंगे, रेल सेवा आचरण नियम कब लागू किया? रेल सेवा आचरण नियम 1966 में लागू किया है। 1966 में लागू किया है। यदि आपने स्टेशन पर ड्यूटी करते समय स्टेशन के सभी बोर्डों को देखा है तो आपका यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सन है, ये तिथि है, ये स्टेशनों के बाहर एक मोबाइल नंबर वाला बोर्ड लगा रहता है। स्टेशन के बाहर एक नंबर वाला बोर्ड लगा रहता है जिस पर यह अंकित होता है, और यह बोर्ड भी इसी नियम के तहत लगा होता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत ही वो बोर्ड होता है, स्पष्ट लिखा होता है। महिला उत्पीड़न जैसे मामलों के संबंध में वो बोर्ड लगा रहता है। यदि आप स्टेशन बिल्डिंग के सभी बोर्डों को पढ़ते हैं तो आपका यह प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। 27वां प्रश्न देखेंगे, 5 वर्ष की सेवा के उपरांत रेल कर्मचारी को दिए जाने वाले सुविधा पासों की संख्या, प्रिविलेज पास, 5 वर्ष के बाद में। ध्यान रहे, 5 वर्ष से पहले क्या रहेगा? 5 वर्ष से पहले प्रत्येक कर्मचारी को 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं। 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष की सेवा यदि आपने पूर्ण कर ली तो आपको 3 सेट तो पास दिए जाएंगे और 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। 5 वर्ष की सेवा के बाद में प्रत्येक कर्मचारी को 3 सेट पीटीओ और 4 सेट पास दिए जाएंगे। ठीक है। 27वां प्रश्न का हल हो गया। 28वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे पर रात्रि समय कब से कम माना गया है? भारतीय रेलवे में रात्रि समय, देखो, भारतीय रेल में रात्रि समय माना है सूर्यास्त से सूर्योदय का। जब आपकी विजुअलिटी क्लियर नहीं है, जब से और विजुअलिटी क्लियर होने तक, यानी कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि समय माना गया। लेकिन रात्रि ड्यूटी आवर्स 22 बजे से 6 बजे तक माने गए हैं। रात्रि ड्यूटी आवर्स माने गए हैं 22 बजे से 6 बजे तक, जिसको अलाउंस दिया जाता है। और रात्रि ड्यूटी आवर्स माने गए 22 से 6, जबकि रात्रि समय माना गया है सूर्यास्त से सूर्योदय का। 29वां प्रश्न रहेगा, ओडीसी कितने प्रकार की होती है? मैंने पिछले जो क्वेश्चन में भी आपको क्लियर करवा के बता दिया था कि ओडीसी क्या होती है। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट को ओडीसी कहेंगे, और ओडीसी 3 प्रकार की होती है। ओडीसी ए, बी और सी। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। ए क्लास ओडीसी की जो स्पीड रहती है वो रहती है सेक्शनल स्पीड, और ए क्लास ओडीसी को दिन या रात कभी भी चलाया जा सकता है। वैसे बी क्लास ओडीसी को भी दिन या रात में कभी भी चलाया जा सकता है, जबकि सी क्लास ओडीसी को केवल रात में नहीं चलाएंगे, दिन में चलाएंगे। सी क्लास ओडीसी केवल दिन में चल पाएगी। ए क्लास ओडीसी कभी भी चल सकती है, बी क्लास ओडीसी कभी भी चल सकती है दिन या रात में, और सी क्लास ओडीसी केवल दिन में चल पाएगी। रात में सी क्लास ओडीसी को चलने की परमिट नहीं है। 30वां प्रश्न रहेगा, शंटिंग के लिए चालक को कौन सा फार्म दिया जाता है? ध्यान रहे, ऊपर भी शंटिंग के 2 प्रश्न आ चुके हैं, 24वां और 25वां। और शंटिंग के लिए चालक को कौन सा फार्म दिया जाता है? पीछे भी आ गए हैं इसके प्रश्न, मैं आपको पूरे ही क्लियर करवा देता हूं। इसमें जो लिखे हुए हैं, T608 ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है जो T608 होता है। T806, यही T806 शंटिंग आदेश होता है। शंटिंग का आदेश कौन सा होता है? T806। ध्यान रहे, T806 स्टेशन मास्टर के द्वारा बनाया जाता है, 3 कॉपियों में बनाया जाता है। एक लोको पायलट को दी जाती है, दूसरी कॉपी गार्ड को दी जाती है, तीसरी कॉपी रिकॉर्ड में रखी जाती है। ठीक है। शंटिंग के लिए चालक को T806 दिया जाएगा। T609 नाम का कोई पेपर ही नहीं होता है, ऑथोरिटी नहीं होती है। T509 एक ऑथोरिटी होती है, जो होती है
अवरुद्ध लाइन में गाड़ी को लेने हेतु, अवरुद्ध लाइन में गाड़ी को लेने हेतु T509 दिया जाएगा। ध्यान रहे, अवरुद्ध लाइन में गाड़ी को लेने हेतु सिग्नल, पैनल पर एक सिग्नल का प्रयोग करते हैं और वो सिग्नल होता है कॉलिंग ऑन। पैनल पर जो सिग्नल का प्रयोग करते हैं वो सिग्नल कॉलिंग ऑन होता है, और कॉलिंग ऑन यदि खराब हो गया और अवरुद्ध लाइन पर हमको गाड़ी लेनी है तो हमको T509 यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष के दौरान कुल कितनी एलएपी दे हैं। ध्यान रहे, एक रेल कर्मचारी को जो लाइन पे ओपन लाइन में काम करता है उसको वर्ष के दौरान 30 एलएपी मिलती हैं। 6 महीने की 15 और 6 महीने की 15, 30 एलएपी मिलती हैं। वर्ष के दौरान 30 एलएपी मिलती हैं। 10 क्या मिलती हैं? 10 सीएल मिलती हैं। 30 एलएपी मिलेंगी एक वर्ष में, 10 सीएल मिलेंगी और 20 एचएलएपी मिलेंगी, 20 एचएलएपी मिलेंगी। हाफ लीव पेमेंट, हाफ लीव पेमेंट वाली जो एप्लीकेशन है ना, मेडिकल कहते हैं हम उनको, वो मिलेंगी 20। 30 तो एलएपी मिलेंगी, 20 एचएलएपी और 10 सीएल मिलती हैं एक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में। और मैं बता दूं, पेएबल एनएच होते हैं, नेशनल हॉलीडे होते हैं, जो पेएबल होते हैं वो 12 मिलते हैं। ओपन लाइन वालों के लिए 12 एनएच मिलते हैं। एक पितृत्व अवकाश और होते हैं, पितृत्व अवकाश वो 15 संख्या होती है, पितृत्व अवकाश की संख्या 15 होती है। दूसरा एक मिलती है चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव मिलती है 730 दिन की, चाइल्ड केयर लीव मिलती है 730 दिन की। अब इसका उत्तर 2 वर्ष नहीं होता है, चाइल्ड केयर लीव का उत्तर 2 वर्ष नहीं होता है, क्योंकि वर्ष में 365 भी, 2 वर्ष में 731 दिन भी हो सकते हैं और 730 दिन भी हो सकते हैं। इसलिए चाइल्ड केयर लीव का सही उत्तर रहेगा 730 दिन रहेगा। कितना? 730 दिन रहेगा। प्रश्न संख्या 32वां देखेंगे, इसलिए 31वें का उत्तर रहेगा ए, और 32वां रहेगा, पूरी सर्विस के दौरान कितनी बार छुट्टियों का नकदीकरण लिया जा सकता है। लीव एनकैशमेंट, पूरी सर्विस के दौरान कितनी बार छुट्टियों का नकदीकरण लिया जा सकता है। लीव एनकैशमेंट कितनी बार लिया जा सकता है? देखो, पूरी सर्विस के दौरान 6 बार लीव एनकैशमेंट लिया जा सकता है, यानी 32वें का उत्तर रहेगा 6। 32वें का उत्तर कितना रहेगा? 6। इसमें शर्त क्या रहती है? इसमें शर्त रहती है कि 2 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है। हर लीव इनकैशमेंट के बीच में 2 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है, और एक बार में 10 छुट्टियों का कैश मिलता है, 10 एलएपी छुट्टियों का पैसा ही मिलता है। एक बार में 10 एलएपी छुट्टियों का पैसा मिलता है, इसलिए 32वें का उत्तर रहेगा 06, यानी बी सही रहेगा। 6 छुट्टियों का नकदीकरण मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर का। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दूसरा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और अपने वीडियो को, अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। इससे पिछले वीडियो में मैंने 12 फरवरी 2022 को जो संटिंग मास्टर का पेपर हल हुआ था, वो पेपर हुआ था, उसका हल करवा रखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है। प्रश्न संख्या 33वां देखेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्र किस सीआरएस के अधीन आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्र किस सीआरएस के अधीन आता है? यह आता है पश्चिमी सीआरएस के अंडर में आता है, पश्चिमी सर्कल के अंडर में आता है। ध्यान रहे, सीआरएस का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। मैं आपको बता दूं, सीआरएस है वो उड्डयन मंत्रालय का एक व्यक्ति होता है। सीआरएस दूसरे मंत्रालय का होता है, रेलवे का नहीं होता है, उड्डयन मंत्रालय का होता है। और अपना जो सीआरएस है, जो पश्चिमी सर्किल का सीआरएस है, उसके अधीनस्थ आते हैं वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि दक्षिणी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे और उत्तर पश्चिमी रेलवे। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई है। अब भारत की जो पूरी रेल है उनको 9 सीआरएस सर्किलों में बांटा गया है। भारत की जो रेल है, पूरी रेलवे है, उसको 9 सीआरएस सर्किलों में बांटा गया है। उसमें से अपना पश्चिमी सर्किल के तहत आता है। ठीक है। इसका 33वें का प्रश्न बी सही रहेगा, उत्तर बी सही रहेगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, क्रैंक हैंडल काम में लिया जाता है। क्रैंक हैंडल, क्रैंक हैंडल मोटर पॉइंट सेट करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए 34वें का उत्तर रहेगा बी सही रहेगा, मोटर पॉइंट सेट करने के लिए रहेगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, धुंध तथा कोहरे के मौसम में पटाखे लगाए जाएंगे। धुंध तथा कोहरे के मौसम में कितने पटाखे लगाए जाएंगे? 35वें में उत्तर रहेगा 2। 35वें में उत्तर रहेगा 2, क्योंकि धुंध और कोहरे में 2 पटाखे लगाए जाएंगे। ध्यान रहे, होम सिग्नल से 270 मीटर पहले पटाखा पोस्ट होती है। होम सिग्नल से 270 मीटर पहले एक पटाखा पोस्ट होती है, उस पर ये पटाखे लगाए जाते हैं। ध्यान रहे, वीटीओ की दूरी कितनी होती है? मेन लाइन की स्टार्टर से 180 मीटर की।
पटाखे लगाए जाएंगे होम सिग्नल से 200 मीटर दूर, और वीटीओ की दूरी होती है मेन लाइन स्टार्टर से 180 मीटर पहले। वहां से अपन वीटीओ का क्लियर करेंगे कि धुंध या कोहरे का मौसम है या नहीं है। 36वां सवाल देखेंगे। 36वां प्रश्न है, पूरे सेवाकाल के दौरान चाइल्ड केयर लीव, अभी बताया था मैंने सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव, पूरे सेवाकाल के दौरान चाइल्ड केयर लीव रहेगी 730 दिन की। इसमें ए सही रहेगा, 730 दिन की। 2 वर्ष यदि आपको दे रखा है, 2 वर्ष इसका सही नहीं होता है, क्योंकि 2 वर्ष में 730 दिन भी हो सकते हैं और 731 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन सीसीएल होती है, चाइल्ड केयर लीव होती है, वो केवल 730 दिन की होती है। यदि आपको इसमें 730 दिन ऑप्शन में नहीं और 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष सही रहेगा, लेकिन यदि 730 दिन भी आ गए, 2 वर्ष भी आ गए, तो आपको 2 वर्ष नहीं 730 दिन सही करना है। 37 नंबर का सवाल है, रात के समय एआरटी रवाना करने का निर्धारित समय क्या होता है? पहले मैं बता दूं आपको, एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एआरटी का फुल फॉर्म रहेगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रात में रवाना होती है, उसका निर्धारित समय क्या होता है? देखो 60 मिनट होता है। 37 में उत्तर रहेगा 60 मिनट रहेगा। रात में कितना मिनट रहेगा? 60 मिनट रहेगा। अब दिन के समय कितना होता है? दिन के समय उसका 45 मिनट होता है। एआरटी रात को 60 मिनट में चलने का समय है, उसका रवाना होने का निर्धारित समय दिन में 45 मिनट का है। अब इन दोनों में 15-15 मिनट तो रवाना करने के होते हैं। 60 मिनट में 15 मिनट रवाना करने के, इस 45 मिनट में 15 मिनट रवाना करने के, और 30 मिनट दिन में 30 मिनट, रात को 45 मिनट, ये इसको लोको द्वारा साइडिंग से बाहर निकालने में होते हैं। देखो एआरटी को लोको द्वारा साइडिंग से बाहर निकालने में 15 इसमें 45 मिनट लगाने हैं, इसमें 30 मिनट, और 15-15 मिनट उसको तैयार होने में रवाना करने में लगेंगे। इसका मतलब हो गया कि एआरटी को रात के समय 60 मिनट में रवाना करनी है और दिन के समय 45 मिनट में रवाना करनी है। अब एक और होता है एआरएमई। एआरएमई को भी मैं क्लियर करवा देता हूं। उसमें रात दिन का कोई फर्क नहीं रहता है, उसकी साइडिंग 1 मुंह वाली और 2 मुंह वाली साइडिंग होती है। एआरएमई की 1 मुंह वाली और 2 मुंह वाली साइडिंग रहती है। देखो 1 मुंह वाली साइडिंग में एआरएमई को 30 मिनट में चलाना आवश्यक है, 2 मुंह वाली यदि साइडिंग है तो 20 मिनट में चलाना आवश्यक है। साइडिंग से निकालने के, 1 मुंह वाली साइडिंग से निकालने में 25 मिनट लेना है और 2 मुंह वाली साइडिंग में 15 मिनट दिए होते हैं। 1 मुंह वाली साइडिंग से यदि एआरएमई को निकालनी है तो आपको 25 मिनट दिए होते हैं, 2 मुंह वाली साइडिंग में से निकालनी है तो आपको 15 मिनट दिए होते हैं, और रवाना करने के 5-5 मिनट दिए होते हैं। इसका मतलब हो गया कि एआरएमई यदि 1 मुंह वाली साइडिंग में खड़ी है तो रवाना करने में 30 मिनट ले सकते हो, और 2 मुंह वाली साइडिंग में खड़ी है तो रवाना करने में 20 मिनट ले सकते हो। 20 मिनट और 30 मिनट में आपको चलाना जरूरी है, जबकि एआरटी को रात में 60 मिनट और दिन में 45 मिनट। ठीक है। प्रश्न संख्या 38वां देखो, शादी में दहेज लेना आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं है। कह सही, गलत या कह नहीं सकते, उक्त सभी, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना सोच लेना, यदि आपको अच्छा लगता है तो सही से लगा देना, गलत लगता है तो गलत लगा लेना। तो और आपके बेटी और बेटे नहीं है तो कह नहीं सकते लगा देना, या पड़ोसियों का पूछ पूछ करके लगा देना, या आप अपने पर खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न है, वो है पितृत्व अवकाश। बताया था पैटर्निटी लीव की अवधि क्या होती है? पितृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश की अवधि होती है 15 दिन की। पितृत्व अवकाश की अवधि होती है 15 दिन की। 39वें का बी सही रहेगा। 39वें का बी सही रहेगा। 40वां प्रश्न है, कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है, सीधा सा है। कॉलिंग ऑन सिग्नल आउटर के नीचे तो नहीं लगा, आउटर के नीचे, होम के नीचे, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतिम रोक सिग्नल के नीचे, देखो एलएसएस के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसका 40वें का उत्तर रहेगा सी, अंतिम रोक सिग्नल के नीचे, यानी अंतिम रोक सिग्नल एलएसएस लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। 1 से 40 तक के प्रश्न हल हो गए। 41 से आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हल करवाएंगे, और अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक चीज का ध्यान रखना, ये वीडियो स्किप न करके आपको पूरे वीडियो देखने हैं। यदि आपको आगे विभागीय परीक्षाएं देनी है तो आप इन पेपरों का हल जरूर देखें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो जुलाई में पेपर लगा था, 31 जुलाई 2021 को लगा था, और ये 8 तारीख का पेपर है, 8 जनवरी का पेपर है। 8 जनवरी के और 22 जनवरी के पेपर में, 22 फरवरी के पेपर में आपको बहुत समानता है, 30-40% मिलते हैं इसमें। तो ध्यान रहे, ऐसे विभागीय प्रश्नों को यदि
आप देखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करना, और अगले वीडियो तक इनको अध्ययन करना। और शेष पेपर है वो अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। धन्यवाद।